नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे देश की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जो अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता और एक बहुत ही जटिल उतार चढ़ाव भरे इतिहास के लिए जाना जाता है, जिम्बाब्वे। हमारे पास इस पर एक विस्तृत हिंदी सारांश है और हमारा इरादा है इस दक्षिण अफ्रीकी देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य की परतें खोलना, इसकी चुनौतियां और संभावनाओं को समझना। शायद आपने दुनिया के सबसे शानदार झरनों में से एक विक्टोरिया फॉल्स का नाम सुना हो, वो यही है, या फिर उस प्राचीन ग्रेट जिम्बाब्वे सभ्यता के बारे में जिसके नाम पर इस देश का नाम पड़ा। चलिए इस दिलचस्प देश की कहानी को समझना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बुनियादी बातों और इसके भूगोल से। जिम्बाब्वे दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक स्थलावृद्ध देश है, यानी इसकी सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती। इसके पड़ोस में उत्तर में जाम्बिया, पूर्व में मोजाम्बिक, दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका और पश्चिम में बोत्सवाना है। राजधानी हरारे है और हाँ, जैसा मैंने कहा, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया फॉल्स, जिसे स्थानीय भाषा में मूसी ओआ तुन्या यानी धुआं जो गरजता है कहते हैं, वो जाम्बिया के साथ सीमा पर स्थित है। देश की आबादी करीब 16 करोड़ है। यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें अंग्रेजी है जो प्रशासनिक कामकाज में इस्तेमाल होती है, शोना है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, और नदेबेले। ये प्रमुख आधिकारिक भाषाएं हैं। और दिलचस्प बात है यहाँ की मुद्रा। आधिकारिक तौर पर जिम्बाब्वे डॉलर ZWL है, लेकिन बाजार में अमेरिकी डॉलर और दक्षिण अफ्रीकी रैंड जैसी विदेशी मुद्राएं ज्यादा चलती हैं। विक्टोरिया फॉल्स की भव्यता तो खैर लाजवाब है ही, दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक। लेकिन ये जो कई मुद्राओं वाला चलन है ना, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। आमतौर पर जब किसी देश में लोग अपनी राष्ट्रीय मुद्रा छोड़कर विदेशी मुद्रा पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, तो ये उस देश की अर्थव्यवस्था में गहरे बैठी अस्थिरता का संकेत होता है। ये दिखाता है कि कैसे जमीनी हकीकत और लोगों की जरूरतें कभी-कभी सरकारी नीतियों पर भारी पड़ जाती हैं। इस आर्थिक पहलू पर हम आगे जरूर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये जिम्बाब्वे की कहानी का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, और ये हमें सीधे इसके इतिहास की ओर ले जाता है, जो काफी गहरा और परतदार है। यहाँ पर इस जमीन पर 11वीं से 15वीं सदी के बीच एक महान सभ्यता फली फूली थी, ग्रेट जिम्बाब्वे। इसके बनाए पत्थर के विशाल और रहस्यमय खंडर आज भी मौजूद हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। इन्हीं खंडरों के नाम पर देश का नाम जिम्बाब्वे पड़ा, जिसका शोना भाषा में अर्थ होता है पत्थर के घर। बाद में यह ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बना और इसे सेसिल रोड्स के नाम पर रोडेशिया कहा गया। एक लंबे और रक्तरंजित स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1980 में देश आजाद हुआ। रॉबर्ट मुगाबे इसके पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बने। उनका शासन बहुत लंबा चला, करीब 37 साल, 1980 से 2017 तक। शुरुआत में वे नायक माने गए, लेकिन धीरे धीरे उनका शासन तानाशाही में तब्दील होता गया। हाँ, और यहीं पर कहानी और जटिल हो जाती है। सोचिए, एक प्राचीन साम्राज्य की भूमि से उपनिवेश बनना, फिर आजादी हासिल करना, और उसके बाद एक ही नेता का लगभग 4 दशकों तक शासन। उपनिवेशवाद की विरासत, जैसे जमीन का असमान बंटवारा और बनी बनाई राजनीतिक संरचनाएं, आजादी के बाद भी देश को लंबे समय तक प्रभावित करती रहीं। सही। साथ ही रॉबर्ट मुगाबे के इतने लंबे शासन ने भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता अक्सर ऐसी व्यवस्था बना देते हैं जहां सारी शक्ति उनके और उनकी पार्टी के इर्द गिर्द सिमट जाती है, और इसे बदलना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहां सोचने वाली बात यह है कि 2017 में जो सैन्य हस्तक्षेप हुआ और मुगाबे को हटना पड़ा, जिसके बाद एमरसन मनांगंगवा राष्ट्रपति बने, क्या वो वाकई एक नई शुरुआत थी या सत्ताधारी पार्टी के भीतर ही शक्ति का हस्तांतरण था? कई मायनों में पुरानी व्यवस्था की निरंतरता ही ज्यादा दिखाई देती है। ये एक अहम सवाल है और इसका सीधा संबंध जिम्बाब्वे की राजनीतिक स्थिति और मानवाधिकारों के रिकॉर्ड से जुड़ता है। आजादी के बाद से ही देश राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है। खासकर चुनावों के समय हिंसा वो आम बात रही है। मानवाधिकारों के हनन के आरोप लगातार लगते रहे हैं। विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं का दमन, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर सख्ती और मीडिया की आजादी पर अंकुश। हालांकि 2017 के बाद एमरसन मनंगावा की सरकार ने कुछ सुधारों की बात की है, न्यू डिस्पेंसेशन का नारा दिया है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आलोचक मानते हैं कि लोकतंत्र अभी भी कमजोर है, राजनीतिक विरोध की गुंजाइश सीमित है और मानवाधिकारों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसके पीछे कई गहरे कारण हैं।
पहला तो यही कि दशकों के एक पार्टी प्रभुत्व और सत्तावादी शासन के बाद मजबूत स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाना एक रात का काम नहीं है। बिल्कुल। इसमें समय, इच्छा शक्ति और पुरानी सत्ता संरचनाओं को तोड़ने की हिम्मत चाहिए होती है। दूसरा, जैसा अक्सर होता है, राजनैतिक अस्थिरता और आर्थिक बदहाली एक दूसरे को खाद पानी देते हैं। जब अर्थव्यवस्था चरमरा रही हो, बेरोजगारी चरम पर हो, तो सामाजिक असंतोष बढ़ता है, जिसे दबाने के लिए सरकार और सख्त हो सकती है। हाँ, ये तो है। वहीं दूसरी तरफ राजनैतिक अस्थिरता और अनिश्चितता निवेशकों को डराती है, जिससे आर्थिक सुधार और मुश्किल हो जाते हैं। ये एक दुष्चक्र है जिससे निकलना जिम्बाब्वे के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये हमें एक बड़े पैटर्न की याद दिलाता है जो कई ऐसे देशों में दिखता है जो तानाशाही से लोकतंत्र की ओर संक्रमण की कोशिश कर रहे हैं। और आर्थिक बदहाली की बात करें तो जिम्बाब्वे की कहानी शायद सबसे ज्यादा नाटकीय है। परंपरागत रूप से देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर रही है, खासकर तंबाकू के निर्यात पर और साथ ही खनिज संपदा पर। यहाँ सोना, प्लैटिनम, हीरे, क्रोम और निकल जैसे खनिजों के महत्वपूर्ण भंडार हैं। लेकिन 2000 के दशक में सरकार ने एक विवादास्पद भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया। इसका घोषित उद्देश्य तो ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करना और श्वेत अल्पसंख्यक किसानों से जमीन लेकर भूमिहीन अश्वेत बहुसंख्यकों को देना था। लेकिन इसे जिस तरह से लागू किया गया, उसने कृषि उत्पादन को तहस-नहस कर दिया। हाँ, और इस नीति का सीधा असर कृषि उत्पादन पर पड़ा, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। से शुरू हुई हाइपर इन्फ्लेशन, यानी अति मुद्रास्फीति की वो भयानक कहानी जिसके लिए जिम्बाब्वे दुनिया भर में जाना गया। ये कोई मामूली मुद्रास्फीति नहीं थी, कीमतें दिन में कई बार बढ़ रही थी। वाह, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बताया जाता है कि एक समय ऐसा था जब जिम्बाब्वे में दुनिया की सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति दर थी। सरकार ने सचमुच 100 अरब और यहां तक कि 100 खरब ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के नोट छापे। सोचिए, एक ब्रेड खरीदने के लिए आपको नोटों से भरा बैग लेके जाना पड़ता था और अगले दिन शायद वो भी कम पड़ जाए। अंततः जिम्बाब्वे डॉलर इतना बेकार हो गया कि सरकार को उसे चलन से ही बाहर करना पड़ा। इससे पता चलता है कि हालात कितने बिगड़ गए थे। बिल्कुल, हाइपर इन्फ्लेशन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक समझे परमाणु बम की तरह होता है। ये लोगों की जीवन भर की बचत को रातों रात मिटा देता है, व्यापार को असंभव बना देता है और समाज में भारी उथल-पुथल मचाता है। हाँ। इसके मूल कारण अक्सर सरकारी को प्रबंधन, बेतहाशा नोट छापना, उत्पादन में भारी गिरावट और सरकार तथा मुद्रा में विश्वास का पूरी तरह खत्म हो जाना होता है। जिम्बाब्वे में ये सब कुछ हुआ। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है उस मुद्रास्फीति का पैमाना और वो खरबों डॉलर के नोट। ये आर्थिक कुप्रबंधन का एक डरावना प्रतीक बन गए। सही कहा। इसी वजह से देश को अपनी मुद्रा छोड़कर अमेरिकी डॉलर और रैंड जैसी विदेशी मुद्राओं को अनौपचारिक रूप से अपनाना पड़ा, जो आज भी बड़े पैमाने पर चलन में है। तो इस सब का नतीजा क्या है आज? नतीजा ये है कि जिम्बाब्वे आज भी गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। विदेशी मुद्रा की भारी कमी है, जिससे आयात मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, खासकर पढ़े लिखे युवाओं में। कोई भविष्य न देखकर लाखों लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में पड़ोसी देशों, खासकर दक्षिण अफ्रीका, पलायन कर गए हैं। गरीबी बहुत व्यापक है। देश पर भारी विदेशी कर्ज भी है। बुनियादी सेवाएं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, जो कभी अफ्रीका में सबसे अच्छी मानी जाती थीं, आज खस्ता हाल हैं। ये चुनौतियां वाकई बहुत बड़ी और जटिल हैं। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, देश संसाधनों से वंचित नहीं है। सोना और खास तौर पर प्लैटिनम समूह की धातुएं, जिनका उपयोग कारों के कैटालिटिक कन्वर्टर्स और अन्य तकनीकी कामों में होता है, उनके विशाल भंडार हैं जिनकी दुनिया में काफी मांग है। इनमें निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की क्षमता है। पर यहाँ फिर वही सवाल उठता है, क्या देश इन संसाधनों का प्रबंधन ठीक से कर पाएगा? हाँ, ये तो है। भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है जो अक्सर खनन क्षेत्र से जुड़ा होता है। निवेश आकर्षित करने के लिए राजनीतिक स्थिरता और भरोसेमंद नीतियों की जरूरत है। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे प्राकृतिक संसाधन अभिशाप भी बन सकते हैं अगर शासन व्यवस्था ठीक ना हो। अर्थव्यवस्था और राजनीति से थोड़ा हटकर
अगर हम देश के भूगोल, जलवायु और संस्कृति की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी विविधता है। देश का ज़्यादातर हिस्सा एक ऊंचे पठार पर स्थित है, जिसे हाईवेल्ट कहते हैं, यानी मध्यवर्ती ऊंचा मैदानी इलाका। यहाँ ज़ाम्बेजी जैसी बड़ी नदियाँ हैं, करीबा जैसी विशाल मानव निर्मित झील है और जाहिर है विक्टोरिया फॉल्स जैसे अद्भुत झरने हैं। देश में कई राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैसे ह्वांगे नेशनल पार्क, जो वन्यजीव सफारी के लिए मशहूर हैं। यहाँ हाथी, शेर, तेंदुए, गैंडे और विविध प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। जलवायु आमतौर पर उपोष्णकटिबंधीय है, यानी गर्मियां नम और सर्दियां हल्की और सूखी होती हैं। हालांकि हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के असर से सूखे की समस्या बढ़ी है, जिसका असर खेती पर पड़ रहा है। और यहीं पर एक विरोधाभास उभर कर आता है, जो जिम्बाब्वे की कहानी को और पेचीदा बनाता है। अच्छा। एक तरफ इतनी ज्यादा प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवों की बहुतायत और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। विक्टोरिया फॉल्स जैसा आकर्षण दुनिया भर से पर्यटकों को खींच सकता है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता, खराब बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें, बिजली और कभी-कभी सुरक्षा संबंधी चिंताएं इस अक्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल होने से रोकती हैं। ये एक तरह की त्रासदी है। हाँ, ये तो है। समाज और संस्कृति पर आएं तो जिम्बाब्वे मुख्य रूप से दो बड़े जातीय समूहों का घर है। शोना, जो बहुसंख्यक है, और नदेबेले, जो दूसरे सबसे बड़े समूह हैं। इनके अलावा अन्य छोटे समूह भी हैं। पारंपरिक संगीत और नृत्य यहाँ की संस्कृति की जान है। आपने शायद म्बिरा का नाम सुना हो। हाँ, सुना है। ये अंगूठे से बजाए जाने वाला एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जिसकी धुनें बहुत मधुर होती हैं। जिम्बाब्वे की पत्थर की मूर्तिकला भी विश्व प्रसिद्ध है, जिसकी जड़ें ग्रेट जिम्बाब्वे की प्राचीन कला से जुड़ती हैं। लकड़ी पर नक्काशी का काम भी बहुत सुंदर होता है। धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन बहुत से लोग पारंपरिक अफ्रीकी मान्यताओं और रीतियों को भी मानते हैं। अक्सर दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। शिक्षा को ऐतिहासिक रूप से काफी महत्व दिया गया है और आज़ादी के बाद शुरुआती दशकों में जिम्बाब्वे की साक्षरता दर अफ्रीका में सबसे अच्छी थी। लेकिन हाल के आर्थिक संकट ने शिक्षा व्यवस्था पर भी बुरा असर डाला है। स्कूलों में संसाधनों की कमी है और शिक्षकों का पलायन भी हुआ है। ये सांस्कृतिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। संगीत, कला, समुदाय की भावना, ये अक्सर उन समाजों के लिए ताकत और लचीलेपन का स्रोत बनते हैं जो मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल। ये लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं, उनकी पहचान को बनाए रखते हैं और भविष्य के लिए उम्मीद जगाते हैं। जिम्बाब्वे के लोगों ने अपनी कला और संगीत के जरिए दुनिया को बहुत कुछ दिया है। शिक्षा पर जो ऐतिहासिक जोर रहा, वो भी एक सकारात्मक पूंजी है, भले ही मौजूदा चुनौतियां उसे कमजोर कर रही हों। अगर देश को फिर से खड़ा होना है तो इन सांस्कृतिक और मानवीय संसाधनों की भूमिका अहम होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो जिम्बाब्वे विरोधाभासों से भरा एक देश नजर आता है। एक तरफ इसका गौरवशाली प्राचीन इतिहास है, ग्रेट जिम्बाब्वे के खंडर, जिसकी गवाही देते हैं। दूसरी तरफ इसमें विक्टोरिया फॉल्स जैसी हैरान कर देने वाली प्राकृतिक सुंदरता है। लेकिन साथ ही ये देश आज़ादी के बाद से लगातार राजनीतिक अस्थिरता और हाल के दशकों में एक विनाशकारी आर्थिक पतन से जूझ रहा है। इसमें पर्यटन अपने विशाल खनिज भंडारों और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के जरिए फिर से उठ खड़े होने की जबरदस्त क्षमता है, लेकिन रास्ता चुनौतियों से भरा है। आर्थिक कुप्रबंधन की विरासत, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक दमन की चिंताएं, ये सब बड़ी बाधाएं हैं। बिल्कुल। जिम्बाब्वे एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे भविष्य का रास्ता तय करना है। इन बहुआयामी चुनौतियों से उभरने के लिए राजनीतिक स्थिरता, सुशासन यानी अच्छी और जवाबदेही सरकार, भ्रष्टाचार पर अंकुश और दूरदर्शी आर्थिक नीतियों की सख्त जरूरत है। और अगर हम इसे थोड़े व्यापक संदर्भ में देखें तो जिम्बाब्वे की कहानी हमें उपनिवेशवाद के बाद के अफ्रीका के कई देशों के अनुभवों की झलक दिखाती है। राष्ट्र निर्माण की जटिलताएं, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का सवाल, क्या वो वरदान है या अभिशाप, लोकतंत्र की ओर एक मुश्किल और अक्सर बाधित यात्रा, और बाहरी दुनिया तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रभाव। ये शासन, नेतृत्व और विकास के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और इसी विचार के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिम्बाब्वे के इतने समृद्ध इतिहास, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और जीवंत संस्कृति को देखते हुए आने वाले वर्षों में इसकी वास्तविक क्षमता को उजागर करने के लिए कौन सा एक बदलाव, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक, सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।